चलिए हम देखते हैं जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 11 के 11 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण है। इस चैप्टर के पहले प्रश्न देखें तो प्रश्न है, एक पौधे को बाहर से देखकर आप क्या बता सकते हैं कि वह C3 है अथवा C4, कैसे और क्यों। दूसरा प्रश्न है, एक पौधे की आंतरिक संरचना को देखकर आप क्या बता सकते हैं कि वह C3 है अथवा C4, वर्णन करें। तीसरा प्रश्न है कि हालांकि C4 पौधे में बहुत कम कोशिकाएं जैव संश्लेषण केल्विन पथ को वहन करती है, फिर भी वे उच्च उत्पादकता वाले होते हैं, क्या इस पर चर्चा कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। उसका बाद प्रश्न है, रुवेशिको एक एंजाइम है जो कार्बोक्सिलेस और ऑक्सीजनेस के रूप में काम करता है, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि C4 पौधे में रुवेशिको के अधिक मात्रा में कार्बोक्सिलेशन करता है। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए यहाँ पर क्लोरोफिल बी की उच्च सांद्रता युक्त मगर क्लोरोफिल ए की कमी वाले पौधे थे, क्या वे प्रकाश संश्लेषण करते होंगे। जब पौधे में क्लोरोफिल बी क्यों होती है और फिर दूसरे गौण वर्णकों की क्या जरूरत है। छठा प्रश्न है कि यदि पत्ती को अंधेरे में रख दिया जाए तो उसका रंग क्रमशः पीला एवं हरा पीला क्यों हो जाता है और कौन से वर्णन आपकी सोच में अधिक अस्थायी है। उसके बाद सातवां प्रश्न है कि एक ही पौधे की पत्ती का छाया वाला यानी उल्टा भाग देखें और उसके चमक वाली यानी सीधे भाग से तुलना करें अथवा गमले में लगे धूप में रखे तथा छाया में रखे हुए पौधे के बीच तुलना करें और कौन सा गहरे हरे रंग का होता है और क्यों होता है, इसका भी इन चर्चा करें और लिखें। उसके बाद आठवां प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दर पर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है, ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। वक्र के किस बिंदु अथवा किस बिंदुओं पर क ख अथवा ग प्रकाश का नियामक कारक है और है क बिंदु पर नियामक कारक कौन से हैं वह। उसके बाद वक्र में ग और घ क्या निरूपित करता है। उसके बाद प्रश्न निम्नलिखित में तुलना करें C3M C4 पथ पर, उसके बाद चक्रीय एवं अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन पर, उसके बाद है C3 और C4 पादपों की पत्ती की शारीरिकी पर। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो हम देखेंगे 11 क्लास के 4 इकाई हैं और इकाई का नाम है पादप कार्यकाई यानी शरीर क्रियात्मक के बारे में पढ़ेंगे। और इस 4 इकाई में यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे अध्याय 11, 12 और 13 के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसमें उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण के बारे में, पादप में श्वसन, उसके बाद पादप वृद्धि एवं परिवर्धन के बारे में देखेंगे। तो एक समय के पश्चात जैव संरचना का वर्णन एक जीवित जैविक विभिन्नता यानी विवरण का अंत 2 अलग रूप में हुआ, जो जीव विज्ञान से स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी परिप्रेक्ष्य के थे। यह 2 परिप्रेक्ष्य शुरुआती दौर पर जीवन स्वरूप एवं प्रतिभास के संगठन के 2 स्तरों पर आधारित था। इनमें एक को जैव समरूप संगठन के स्तर पर वर्णित किया गया, जबकि दूसरे को संगठन के कोशिका एवं अणु स्तर में वर्णित किया गया। परिणाम स्वरूप पहला परिस्थिति विज्ञान तथा इससे संबंधित विज्ञान के अंतर्गत था, जबकि दूसरा शरीर विज्ञान एवं जैव रसायन शास्त्र के रूप में स्थापित हुआ। पुष्पी पादप में शरीर वैज्ञानिक प्रक्रमों का वर्णन एक उदाहरण के तौर पर है और जिसे इस खंड के अध्याय में दिया गया है। पादपों में खनिज, पोषण, प्रकाश संश्लेषण, परिवहन, श्वसन तथा पादप वृद्धि एवं परिवर्धन को अंततः आणविक भाषा में ही कोशिकीय कार्यविधि और यहाँ तक कि जैविक स्तर को संदर्भित किया गया है। जहाँ भी औचित्यपूर्ण पाया गया वहाँ भी पर्यावरण के संदर्भ में शरीर वैज्ञानिक प्रक्रम के संबंधों की चर्चा की गई। उसके बाद एक वैज्ञानिक है मेलविन कैल्विन है। तो मेलविन कैल्विन का जन्म अप्रैल 1911 में मिनेसोटा यानी USA में हुआ था और इन्होंने मिनेसोटा विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में PhD की उपाधि प्राप्त की और इन्होंने बर्कले की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की रसायन शास्त्र के प्रोफेसर के पद पर सेवा प्रदान की। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद
जब पूरा विश्व हिरोशिमा नागासाकी की विस्फोट घटना से रेडियोधर्मियों के दुष्प्रभाव को देखकर दुख से स्तब्ध था, तब मेलविन और उनके सहकर्मी ने रेडियोधर्मिता के लाभदायक उपयोग को प्रकट किया और इन्होंने J.M. बशाम के साथ मिलकर C14 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल प्रवर्धित द्वारा कच्ची सामग्री जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे तत्वों से तथा शर्करा रचना से ग्रीन प्लांट यानी हरित पादपों में प्रतिक्रिया का अध्ययन किया। मेलविन ने प्रस्तावित किया कि पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं और जिसके लिए एक वर्णक अणुओं के संगठित एरे यानी समूह तथा अन्य तत्वों में एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन के संवहनीकरण के पाथवे के प्रति चित्रण करने पर इन्होंने 1961 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया और मेलविन के द्वारा स्थापित किए गए प्रकाश संश्लेषण के सिद्धांत आज भी ऊर्जा एवं पदार्थों के लिए पुनः स्थापन योग्य साधनों के अध्ययन तथा सौर ऊर्जा अनुसंधान से आधारभूत अध्ययनों के लिए भी उपयोगी किया जाता है। इसमें हम चैप्टर 11 देखते हैं। तो चैप्टर 11 के नाम है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। इसमें हम पढ़ेंगे हम क्या जानते हैं, उसके बाद प्रारंभिक प्रयोग, प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है, प्रकाश संश्लेषण में कितने वर्णक भाग लेते हैं, प्रकाश अभिक्रिया क्या है, इलेक्ट्रॉन परिवहन है, इलेक्ट्रॉन परिवहन के बारे में, APT तथा NADPH कहाँ से प्रयोग होते हैं, उसके बाद पथ प्रकाश शोषण, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। सभी प्राणी यहाँ तक कि मानव भी आहार के लिए पौधे पर निर्भर है। आप कभी सोचा है कि पौधे अपना आहार कहाँ से प्राप्त करते हैं? वास्तव में हरे पौधे अपना आहार संश्लेषित करते हैं तथा अन्य सभी जीव अपनी आवश्यकता के लिए उन पर निर्भर रहते हैं। हरे पौधे अपने लिए आवश्यक भोजन का निर्माण अथवा प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं, अतः वे स्वपोषी कहलाते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्वपोषी संश्लेषण केवल पौधे में ही पाया जाता है तथा अन्य सभी जीव जो अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर होते हैं वो विषमपोषी कहलाते हैं। यह एक ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिक को संश्लेषित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अतः कुल मिलाकर पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं और पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की गई सूर्य ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है। प्रकाश संश्लेषण के महत्वपूर्ण होने के दो कारण हैं। यह पृथ्वी का समस्त खाद्य पदार्थों का प्राथमिक स्रोत है तथा यह वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन न हो तो क्या होगा? इस अध्याय में प्रकाश संश्लेषण यानी मशीनरी तथा विभिन्न प्रक्रियाओं के विषय में बताया जाएगा कि प्रकाश ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा से रूपांतरित करती है। हम क्या जानते हैं देखते हैं। तो आइए पहले यह पता करें कि हम प्रकाश संश्लेषण के विषय में क्या जानते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने कुछ सरल उपयोग किए होंगे जिनसे पता लगा होगा कि क्लोरोफिल यानी पत्तियों का हरा वर्णक प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आपने शायद सबलित यानी बेरीगेट पत्तियों अथवा उस पत्ती में जिसे आंशिक रूप से काले कागज से ढक दिया होगा जो प्रकाश में न रखा हो और जिसे स्टार्च यानी मंड बनाने का प्रयोग किया होगा। स्टार्च के लिए इन पत्तियों के परीक्षण से यह बात प्रकट होती है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश में पेड़ के केवल हरे भाग में संपन्न होती है और अपने एक अन्य प्रयोग आधी पत्ती से किया होगा जिसमें एक पत्ती का आंशिक भाग परख नली के अंदर रखा गया होगा और इसमें KOH से भीगी हुई रुई भी रखी होगी। KOH CO2 को अवशोषित करता है जबकि शेष भाग को प्रकाश में रख दिया होगा और इसके बाद इस उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रखा जाता है और कुछ समय के बाद आप स्टार्च के लिए पत्ती का परीक्षण करते हो। इस परीक्षण से आपको पता लगा कि पत्ती का जो भाग परख नली में था उसमें स्टार्च की पुष्टि नहीं की और जो भाग प्रकाश में था उसने स्टार्च की पुष्टि की। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 आवश्यक है। क्या आप इसका वर्णन कर सकते हैं कि ऐसा निष्कर्ष किस प्रकार निकाला जा सकता है? प्रारंभिक प्रयोग देखें।
तो उन साधारण प्रयोगों के विषय में जानना काफ़ी रुचिकर होगा, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्रमिक विकसित हुई है, जिसे प्रिस्टले ने 1770 में बहुत से प्रयोग किए, जिनसे पता चला कि हरे पौधे की वृद्धि में हवा की एक अनिवार्य भूमिका है। आपको याद होगा कि प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी, और प्रिस्टले ने देखा कि एक बूंद स्थान जैसे कि एक बेलजार में जलने वाले मोमबत्ती जल्दी ही बुझ जाती है, और चित्र में यहाँ है बुझ जाती है, और इसी प्रकार किसी चूहे का सीमित स्थान में जल्दी ही दम घुट जाता है। इस अवलोकनों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चाहे जलती हुई मोमबत्ती हो अथवा कोई प्राणी जो वायु में सांस लेते हैं, वे हवा को क्षति पहुंचाते हैं, लेकिन जब उसने उसी बेल जार में एक पुदीने का पौधा रखा, जो उसमें पाया कि चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती भी सतत जलती रही। इस आधार पर प्रिस्टले ने निम्न परिकल्पना की: पौधे और वायु की क्षति पूर्ण करते हैं, जिससे सांस लेने वाले प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रिस्टले ने प्रयोग करने के लिए एक मोमबत्ती एवं पौधे का उपयोग कैसे किया होगा? याद रखें कि उस मोमबत्ती को कुछ दिनों बाद पुनः जलाने की आवश्यकता होगी, ताकि यह पता चल सके कि कुछ दिनों बाद वह जलेगी अथवा नहीं। सेट ऑफ को बिना बाधित किए आप मोमबत्ती को जलाने के लिए कितनी विधियों के बारे में सोच सकते हैं? उसके बाद देखें, जॉन एंजेस हाउन ने प्रिस्टले द्वारा निर्मित जैसे सेट ऑफ का उपयोग किया, जिसमें उससे एक बार अंधेरे में और फिर एक बार सूर्य की रोशनी में रखा। इससे यह पता चला कि पौधे की इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। यह जलती हुई मोमबत्ती या सांस लेने वाले प्राणियों द्वारा खराब हुई वायु को शुद्ध बनाता है और इंजेन हाउस ने अपने एक परिष्कृत प्रयोग में एक जलीय पौधे के साथ यह दिखाया कि तेज धूप के पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन गए थे, और जबकि अंधेरे में रखे एक पौधे के आसपास बुलबुले नहीं बने थे। बाद में उसने इन बुलबुले के पहचान ऑक्सीजन के रूप में की थी, अतः उसने यह देखा कि पौधे का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन को छोड़ सकता है। 1854 में पहले तक इनकी जानकारी नहीं थी, किंतु जूलियस बोन सेचल्स ने यह प्रमाण दिया कि जब पौधे वृद्धि करता है तब ग्लूकोज यानी शर्करा बनाती है। ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है। उसके बाद के अध्याय में यह पता चला कि पौधे का हरा पदार्थ, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, पौधे की कोशिकाओं में स्थित विशिष्ट भाग, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसमें होता है। और उसने बताया कि पौधे के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है। अब आप टी.डब्ल्यू. एंजिलमैन द्वारा किए गए रोचक प्रयोग का ध्यान देने के प्रयोग पर उसने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों से अलग किया, और फिर एक हरे शैवाल कलेडोफोल को, जिसे अक्सी बैक्टीरिया के निम्नवत में रखा गया था, दो प्रदीप्त किया गया। बैक्टीरिया का उपयोग ऑक्सीजन निकलने का केंद्र पता लगाने के लिए था। उसने पाया कि बैक्टीरिया प्रमुखतः लाल एवं नीले प्रकाश क्षेत्रों में एकत्र हो गए थे, और इस तरह से प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम यानी एक्सन स्पेक्ट्रम वर्णित किया गया। यह मोटे तौर पर क्लोरोफिल ए एवं बी के अवशोषण स्पेक्ट्रा से मेल खाता है, और 19वीं सदी के मध्य तक पादप प्रकाश संश्लेषण की सभी मुख्य विशेषताओं के बारे में पता चल चुका था, जैसे कि पौधे CO2 तथा पानी से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण की कुल प्रक्रियाओं को अनुभवित समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया, जैसे CO2 प्लस H2O मिलकर CH2O
प्लस O2 बनते हैं। और यदि जहाँ पर CHO2 एक कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज एक 6 कार्बन शुगर का प्रतिनिधित्व करता है। एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी कोलेहलिशल वेल नील के प्रयोग ने प्रकाश संश्लेषण को समझने में मील के पत्थर का काम किया। उसका अध्ययन बैगनी पर्पल एवं हरे बैक्टीरिया पर आधारित था। उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्रकाश हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। उसे निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है जैसे 2H2A प्लस CO2 मिलकर 2A प्लस H2 प्लस CH2O प्लस H2O बनते हैं। हरे पौधे में H2O हाइड्रोजन दाता है और ऑक्सीकृत होकर O2 देता है। कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण के दौरान 2O मुक्त नहीं करते हैं। जब H2S बैगनी एवं हरे बैक्टीरिया के लिए हाइड्रोजन दाता होता है तो ऑक्सीकरण उत्पाद जीवों के अनुसार सल्फर अथवा सल्फेट होता है, न कि ऑक्सीजन। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हरे पौधे द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन H2O से आती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। बाद में यह बात रेडियो आइसोटोपिक तकनीक के प्रयोग से सही प्रमाणित हुआ। इसलिए कुछ प्रकाश संश्लेषण को प्रस्तुत करने वाला सही समीकरण निम्न है। 6CO2 प्लस 12H2O मिलकर C6H12NO6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 बनते हैं। और यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज का प्रतिनिधित्व करता है। जल से निकलने वाली O2 को रेडियो आइसोटोपिक तकनीकी से सिद्ध किया जा चुका है और यह एक एकल प्रक्रिया नहीं है बल्कि बहुचरणीय प्रक्रम का वर्णन है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या आप यह वर्णन करेंगे कि उपयुक्त समीकरण में जल के 12 अणुओं का क्रियाधार के रूप में क्यों प्रयोग किया गया है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? देखें तो अध्याय 8 में पढ़ने के बाद निश्चित ही आपका उत्तर होगा हरी पत्ती में अथवा आप कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में। निश्चित ही आपका उत्तर सही है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हरी पत्तियों में तो संपादित होती है और लेकिन यह पौधे के अन्य सभी हरे भागों में भी होती है। क्या आप पौधे के कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं जहां प्रकाश संश्लेषण संपादित हो सकती है? आपने पिछली इकाई में पढ़ा होगा कि पत्तियों में मेसोफिल कोशिकाएं होती है जिसमें अत्यधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होती है। सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल कोशिकाओं की वृद्धि के साथ पंक्तिबद्ध होती है जिससे कि वे इष्टतम मात्रा में आपतित प्रकाश प्राप्त कर सके। और आपके विचार में हरित लवक अब अपने सपाट पटल भित्ति के समानांतर अनुपंक्तिबद्ध होती है और वे आपतित सूर्य के प्रकाश से कब लंबित होते होंगे? आपने अध्याय 8 में क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में पढ़ा। क्लोरोप्लास्ट में एक झिल्ली तंत्र होता है जिसमें ग्रेना, एस्ट्रोमा, लेमेना और एस्ट्रोमा तरल होती है। क्लोरोप्लास्ट में सुस्पष्ट श्रम में विभाजित होता है। झिल्ली तंत्र प्रकाश संश्लेषण को ग्रहण करता है और एटीपी एवं NADPH का संश्लेषण करता है। एस्ट्रोमा में एंजाइमेट्रिक प्रतिक्रिया होती है जो शर्करा का संश्लेषण करता है जो बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। पहली वाली प्रक्रिया को प्रकाश अभिक्रिया यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है और चूंकि यह पूर्णतः प्रकाश पर आधारित है, दूसरी प्रतिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर होती है। अर्थात एटीपी तथा NADPH को वो सैद्धांतिक रूप से अंधेरे में संपन्न होती है और अतः इसे अप्रकाशीय अभिक्रिया यानी कार्बनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके विषय का विस्तृत अध्ययन बाद के इसी अध्याय में हम करेंगे। और प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रकार के वर्णक भाग होते हैं देखते हैं। तो जब आप किसी पौधे को देख रहे होते हैं तो क्या कभी आश्चर्य हुआ होगा कि उसी पौधे में पत्तियों के हरे रंग में सूक्ष्म अंतर क्यों और कैसे हैं?
हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी भी हरे पादप के पर्ण वर्णकों को पेपर क्रोमेटोग्राफी यानी कागज वर्ण लेखे के द्वारा अलग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी से पता चलता है कि पत्तियों में स्थित वर्ण के कारण जो हरापन दिखाई देता है वह किसी एक वर्ण के कारण नहीं बल्कि 4 वर्णकों यानी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोलोफिल तथा कार्टिनोइड यानी पीले एवं नारंगी पीले के कारण होते हैं। और आइए अब देखें कि प्रकाश संश्लेषण में विभिन्न वर्णकों की क्या भूमिका है। वर्णक के पदार्थ है जिनमें प्रकाश की विशिष्ट तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करने की क्षमता होती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि विश्व में कौन सा पादप वर्णक सर्वाधिक है? आइए अब क्लोरोफिल ए वर्णक को ग्राफ के विभिन्न तरंगदैर्घ्य से प्रकाश संश्लेषण प्रकाश अवशोषण का अध्ययन करें और चित्र में 11.3 के में दिखाया गया इसके बारे में। ये है और आप स्पष्ट प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य एवं गमयोर से परिचित हैं। चित्र 11.3 के को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि किस तरंगदैर्घ्य पर क्लोरोफिल ए अधिकतम अवशोषित करेगा? क्या यह किसी अन्य तरंगदैर्घ्य पर कोई अन्य अवशोषण चोटी दिखाई देता है? यदि हाँ तो वे कौन है? अब आप चित्र 11.3 के भी को देखें जिसमें उन तरंगदैर्घ्यों को दिखाया गया है जहां पर पादप में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या आप देख रहे हैं कि तरंगदैर्घ्य क्लोरोफिल ए अर्थात नील तथा लाल क्षेत्र में अवशोषण कहाँ होता है, कहाँ करता है, अवशोषण करता है और उस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर भी अधिकतम है। अतः हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए प्रकाश संश्लेषण के लिए एक प्रमुख वर्णक है। लेकिन चित्र 11.3 के साथ देखने पर क्या आप कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए के अवशोषण स्पेक्ट्रम तथा प्रकाश संश्लेषण के क्रियात्मक स्पेक्ट्रम के बीच पूर्णतः परस्पर व्यापन है। ये ग्राफ एक साथ यह बता रहे हैं कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम के नीले एवं लाल क्षेत्र में संपन्न होती है और कुछ प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम की अन्य तरंगदैर्घ्यों पर भी संपन्न होती है। आइए देखें कि यह कैसे होती है। यद्यपि क्लोरोफिल ए प्रकाश को अवशोषित करने का मुख्य वर्णक है, फिर भी अन्य थाइलेकोइड में वर्णक जैसे क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल तथा कैरोटीन जीन है सहायक वर्णक कहते हैं। वे प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित कर देते हैं। वास्तव में ये वर्णक न केवल प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करने वाली उपयोगी तरंगदैर्घ्य के क्षेत्र को बढ़ाते हैं बल्कि ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। उसके बाद देखें प्रकाश अभिक्रियाएं क्या हैं। प्रकाश अभिक्रिया अथवा प्रकाश रसायन चरण में प्रकाश अवशोषण, जल विघटन, ऑक्सीजन निष्कर्षण तथा उच्च ऊर्जा रसायन माध्यमिकों जैसे एटीपी तथा एनएडीपीएच का निर्माण शामिल है। इस प्रक्रिया में अनेक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सम्मिलित होते हैं। यहाँ वर्णक 2 सुस्पष्ट प्रकाश रसायन लाइट और वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी LHC जीन है। फोटो सिस्टम प्रथम यानी PS1 तथा फोटो सिस्टम द्वितीय यानी PS द्वितीय कहते हैं और इसमें गठित होते हैं। इन्हें खोज के क्रम में ये नाम दिए गए हैं, न कि प्रकाश अभिक्रिया के दौरान उनके काम करने के अनुक्रम में। और LHC प्रोटीन में आबद्ध हजारों वर्णक अणुओं से बने होते हैं। प्रत्येक फोटो सिस्टम में सभी वर्णक होते हैं यानी सिवाय क्लोरोफिल ए के एक अणु के छोड़कर तथा LHC का निर्माण करते हैं जिन्हें एंटेनी कहते हैं और ये वर्णक विभिन्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण को अधिक दक्ष बनाते हैं। क्लोरोफिल ए का एक अकेला अणु अभिक्रिया केंद्र बनाता है और दोनों फोटो सिस्टम में प्रतिक्रिया केंद्र पृथक होता है। पीएच प्रथम में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए का अवशोषण से 700 nm पर होता है, अतः इसे P700 कहते हैं और पीएच द्वितीय में अवशोषण शीर्ष 680 nm
पर होता है, अतः इसे PR 680 कहते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन देखें तो फोटो सिस्टम द्वितीय में अभिक्रिया केंद्र में मौजूद क्लोरोफिल A680 nm वाले लाल प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर परमाणु नाभिक से दूर चला जाता है। इसे इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन ग्राही ले लेता है और इन्हें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिन्हें साइटोक्रोम होते हैं इसमें पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की यह गतिविधि अधोगामी है, जो अपचयोपचय विभिन्न मापन यानी रिकेट्स पोटेंशियल स्केल के रूप में है। और जब इलेक्ट्रॉन्स परिवहन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तब उनका उपयोगी नहीं होता है, बल्कि उन्हें फोटो सिस्टम PS1 के बनकों में को दे दिया जाता है। और इसके साथ ही साथ PS प्रथम का अभिक्रिया केंद्र के इलेक्ट्रॉन भी लाल प्रकाश 700 nm तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर उत्तेजित होता है। और यह अन्य ग्राही अणु में जिसका अपचयोपचय यानी रिकॉर्ड्स विभव अधिक हो स्थानांतरित होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स पुनः अधोगामी गति करती है, परंतु इस बार वे ऊर्जा से प्रचुर NADP प्लस अणु की ओर जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स NADP प्लस अपचय कर NADPH प्लस H प्लस को बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित की यह सारी योजना PH द्वितीय से शुरू होकर शिखरों परिग्राही की ओर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से होते हुए PS प्रथम तक इलेक्ट्रॉन के उत्तेजना अन्य ग्राही में स्थानांतरित और अंत में अधोगामी होकर PADP को अपचयित कर NADPH प्लस H के बनने तक होती है। और यह सारी योजना J के आकार की होती है, इसलिए इसे J स्कीम कहते हैं। और यह आकृति तब बनती है जब सभी वाहक क्रमानुसार उपपचय विभव माप पर होते हैं। जल का विघटन देखें तो अब आप पूछेंगे कि PH द्वितीय कैसे इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति निरंतर करती है। वे इलेक्ट्रॉन को फोटो सिस्टम द्वितीय में निकलते हैं, उनकी जगह निश्चित ही दूसरे को लेनी चाहिए। और जल विघटन का संबंध PS द्वितीय से है और जल H प्लस यानी O तथा इलेक्ट्रॉन में विघटन होती है और इससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जो प्रकाश संश्लेषण का एक शुद्ध उत्पाद है। फोटो सिस्टम प्रथम से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम द्वितीय से उपलब्ध कराए जाते हैं। और हमें यह अच्छी प्रकार जान लेना चाहिए कि जल विघटन PH द्वितीय से संबंधित है, जो थाइलेकोइड की झिल्ली के भीतरी ओर जाती है। तब इस दौरान बनने वाली इन प्रोटॉन्स एवं O2 कहाँ मुक्त होते हैं, अवकाशिक यानी लयूमेन में अथवा झिल्लिका के बाहर की ओर होती है। उसके बाद चक्रीय एवं अचक्रीय फोटो और चक्रीय एवं अचक्रीय फोटो फोस्फोरिलेशन के बारे में देखें तो जीवों में ऑक्सीकरणीय पदार्थ से ऊर्जा निकलने तथा उसे बंद ऊर्जा के रूप में संचय करने की क्षमता होती है। और विशेष पदार्थ जैसे ATP इस ऊर्जा को अपने रासायनिक बंध में संयोजे रखती है। कोशिकाओं द्वारा ATP के संश्लेषण की प्रक्रिया को फोस्फोरिलेशन कहते हैं। और फोस्फोरिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में ADP तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से ATP का संश्लेषण होता है। जब दो फोटो सिस्टम क्रमिक कार्य करते हैं जिसमें PS द्वितीय पहले और PS प्रथम दूसरे क्रम में कार्य करते हैं, तो इस प्रक्रिया को अचक्रीय फोस्फोरिलेशन कहते हैं। और ये दोनों फोटो सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से जुड़े होते हैं, जैसे कि पहले J स्कीम में देखे जा चुके हैं। और ATP तथा NADPH प्लस H प्लस दोनों ही इस प्रक्रिया के इलेक्ट्रॉन प्रवाह द्वारा संश्लेषित करते हैं। और जब केवल PS प्रथम क्रियाशील होता है तब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम में ही घूमता रहता है। और फोस्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन चक्रीय प्रवाह के कारण होता है। यह प्रवाह संभवतः एस्ट्रोमा लेमिली में होती है और ग्राना की झिल्ली अथवा लेमिला में PS
प्रथम एवं पीएस द्वितीय दोनों ही होते हैं, जबकि स्ट्रोमा लेमिनी झिल्लियों में पीएस द्वितीय एवं एनएडीपी डिस्टेक्स एंजाइम नहीं होती है और उत्तेजित इलेक्ट्रॉन NADP प्लस में पारित नहीं होती है, बल्कि वापस पीएस प्रथम कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन प्रवाह श्रृंखला द्वारा चक्रित हो जाता है। अतः चक्रीय प्रवाह में केवल ATP का संश्लेषण होता है, न कि NADPH+H का होता है। और चक्रीय फोटो फास्फोरिलेशन तभी होता है जब उत्तेजना के लिए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 680 nm से अधिक होता है। उसके बाद देखें रसोपराशरणी परिकल्पना के बारे में देखें। तो आइए अब हम यह समझने का प्रयत्न करें कि क्लोरोप्लास्ट में ATP कैसे संश्लेषित होता है और इस प्रक्रम का वर्णन रसोपराशरणी परिकल्पना द्वारा करते हैं। श्वसन की भांति ही प्रकाश संश्लेषण में भी ATP का संश्लेषण एक झिल्लिकार के आर पार प्रोटीन प्रवणता के कारण होता है। यहाँ पर ये झिल्लिकाएं थाइलेकोइड की होती है। यहाँ पर एक अंतर यह है कि प्रोटीन झिल्लिका के अंदर की ओर अर्थात कोशिकीय यानी ल्यूमेन में संचित होता है और श्वसन में प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के अंतराल झिल्ली और कोशिका में संचित होती है। और जब इलेक्ट्रॉन ETS से गुजरते हैं। और आइए यह समझने का इन कारणों से प्रोटीन प्रवणता और झिल्लना आर पार होती है समझें। और हमें पुनः उन प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होगा जो इलेक्ट्रॉन के सक्रियता और उनके परिवहन के समय संपन्न होता है, ताकि उन चरणों को सुनिश्चित किया जा सके जिसके कारण प्रोटॉन प्रवणता का विकास होता है। है चूंकि जल के अणु का विघटन झिल्लिका के अंदर की तरफ होती है, अतः जल के विघटन से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन तथा प्रोटॉन थाइलाकोइड अवकाशिक यानी ल्यूमेन में संचित होती है। वह है जैसे हैं इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम के माध्यम से गति करते हैं, प्रोटीन झिल्लिका के पार चला जाता है। और ऐसे इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही जो कि झिल्लिका के बाहर की ओर स्थित है, यह अपने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन वाहक को स्थानांतरित नहीं करता, बल्कि एक हाइड्रोजन वाहक को करता है। अतः इलेक्ट्रॉन प्रवाह के समय यह अणु स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन को ले लेता है और जब यह अणु अपने इलेक्ट्रॉन को झिल्ली के भीतरी ओर स्थित इलेक्ट्रॉन वाहक को देता है, तब प्रोटीन के अंदर और अथवा झिल्ली की अवकाशिका की ओर मुक्त होता है। स है NADP डिटेक्स एंजाइम झिल्ली के स्ट्रोमा की ओर होता है और PS प्रथम के इलेक्ट्रॉन ग्राही से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन NADP+ को NADPH+H में अपचयित करने के लिए आवश्यक होता है। और ये प्रोटीन स्ट्रोमा पीठिका से ही होते हैं। अतः क्लोरोप्लास्ट में स्थित स्ट्रोमा में प्रोटीन की संख्या घटती है, जबकि ल्यूमेन में प्रोटीन की संचय होता है। और इस प्रकार थाइलाकोइड झिल्ली के आर पार एक प्रोटीन प्रवणता उत्पन्न होती है और साथ ही साथ ल्यूमेन में pH भी कम हो जाता है। हमारे लिए प्रोटीन प्रवणता इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और प्रोटीन प्रवणता इसलिए महत्वपूर्ण है चूँकि प्रवणता टूटने पर ATP का संश्लेषण होता है और यह ऊर्जा मुक्त करती है। और यह प्रवणता इसलिए भंग होती है क्योंकि प्रोटॉन झिल्लिका में मौजूद ATP सिंथेज के परगमन वाहिका के माध्यम से स्ट्रोमा में गतिशील होता है। और हम अध्याय 12 में ATP तथा ATP सिंथेज एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। और आपको याद होगा कि ATP सिंथेज एंजाइम में 2 भाग होते हैं और इसमें एक F0 कहलाता है और जो झिल्लिका में अंतः स्थापित होता है तथा एक परगमन झिल्लिका चैनल की रचना करता है जो कि झिल्लिका के आर पर प्रोटीन के विसरण को आगे बढ़ाता है। इसका दूसरा भाग F1 कहलाता
आता है और थाइलेकोइड की बाहरी सतह जो एस्ट्रोमा की ओर जाती है उस ऊर्ध्वर के रूप में होता है। प्रवणता का भंजन पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण एटीपी सिंथेस के कारण F1 के समरूपण परिवर्तन होता है, जिससे कि एंजाइम ऊर्जा से प्रचुर एटीपी का संश्लेषण कर सकें। उसके बाद रसोपरासरण यानी कीमियोस्मोसिस के लिए एक झिलिका, एक प्रोटीन पंप, एक प्रोटीन प्रवर्ता तथा एटीपी सिंथेज की आवश्यकता होती है। प्रोटीन को एक झिलिका के आर पार पंप करने के लिए ऊर्जा का उपयोग होता है ताकि थाइलेकोइड ल्यूमोन में एक प्रवणता अथवा प्रोटीन की उच्च सांद्रता पैदा हो सके। एटीपी सिंथेज के पास एक चैनल अथवा नलिका होती है जो झिलिका के आर पार प्रोटीन को विसरण का अवसर देता है। यह एटीपी सिंथेज एंजाइम को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा दौड़ाता है, जो एटीपी संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से उत्पादित NADPH के साथ एटीपी भी एस्ट्रोमा यानी पीठिका में संपन्न होने वाली जैसे संश्लेषण में तुरंत उपयोग कर लिए जाएं तो उसे जो CO2 के स्थिरण कर शर्करा का संश्लेषण के लिए आवश्यक है। उसके बाद देखें एटीपी तथा NADPH कहाँ उपयोग होते हैं। तो हमने पढ़ा कि प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद एटीपी NADPH तथा O2 है। इनमें से O2 क्लोरोप्लास्ट के बाहर विस्तृत होता है, जबकि ATP तथा NADPH का उपयोग आहार अथवा शर्करा को संश्लेषित करने वाली प्रक्रिया में होता है। यह प्रकाश संश्लेषण का जैव संश्लेषण चरण होता है। यह प्रक्रिया परोक्ष रूप से प्रकाश का निर्भर नहीं होती, बल्कि यह प्रकाश के प्रक्रियाओं के उत्पादों अर्थात ATP अथवा NADPH के अतिरिक्त CO2 तथा H2O यानी जल पर निर्भर होती है। आप शायद यह आश्चर्य कर सकते हैं कि इसकी सत्यता की जांच कैसे की जा सकती है। यह बहुत ही सरल है। प्रकाश संश्लेषण न होने के तुरंत बाद कुछ समय तक के लिए जैव संश्लेषण प्रक्रिया जारी रहती है और इसके बाद बंद हो जाती है। यदि इसके बाद पुनः प्रकाश उपलब्ध होता है तो संश्लेषण पुनः आरंभ हो जाती है। अतः जैव संश्लेषण चरण को अप्रकाशीय अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन कहना क्या एक मिथ्या है। आपने साथियों के बीच इसकी चर्चा करें और आइए अब देखें कि जैव संश्लेषण चरण में ATP तथा NADPH का उपयोग कैसे होता है। हम पहले देख चुके हैं कि H2O के साथ CO2 के मिलने से CH2ON अथवा शर्करा उत्पादित होती है। यह वैज्ञानिकों की रुचि थी कि उन्होंने यह खोजा कि यह प्रतिक्रिया कैसे संपन्न होती है अथवा यह जाना कि CO2 के प्रतिक्रिया में आने वाले अथवा यौगिकृत होने से कौन सा पहला उत्पाद बनता है। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद लाभदायी उपयोग हेतु रेडियो आइसोटोपिक का उपयोग किया गया और इस उपयोग में मेल्विन कैल्विन का कार्य सराहनीय था। उन्होंने शैवाल में रेडियो एक्टिव 14C का उपयोग प्रकाश संश्लेषण अध्ययन में किया और जिससे पता चला कि CO2 यौगिकीकरण यानी यूनिफिकेशन पहला उत्पाद एक 3 कार्बन वाला कार्बन अम्ल था और इसके साथ ही उसने संपूर्ण जैव संश्लेषण पथ की खोज की। अतः इसे केल्विन चक्र कहते हैं और इससे पहले उत्पाद का नाम 3-फास्फोग्लिसरेरिक अम्ल अथवा संक्षेप में PGA है और इसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं। वैज्ञानिकों ने जानने का यह भी प्रयत्न किया कि क्या सभी पौधे CO2 यौगिक यानी स्थिरीकरण के बाद पहला उत्पाद PGA की बनाते हैं अथवा अन्य फिर पौधे में कोई अन्य उत्पाद है। बहुत सारे पौधे में व्यापक शोध किया गया जहां पर CO2 के यौगिकीकरण का पहला अस्थायी उत्पाद पुनः एक कार्बनिक अम्ल था जिसमें कार्बन के 4 परमाणु थे और यह अम्ल ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल अथवा OAA
था और तब ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 के स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन को 2 मुख्य विधियों से बताया गया। और जिन पौधे में CO2 यौगिककरण का पहला उत्पाद C3 अम्ल यानी PGA अथवा जिस C3 पथ के जिनका पहला उत्पाद C4 अम्ल यानी OAA था और उसे C4 पथ कहते हैं। और इन दोनों समूह के पौधे में कुछ अन्य अभिलक्षण भी होते हैं जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। उसके बाद CO2 के प्राथमिक ग्राही देखें। आइए अब हम अपने आप से एक प्रश्न पूछे कि जिसे कि उन वैज्ञानिकों द्वारा पूछा गया था जो अप्रकाशीय अभिक्रिया को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस अणु में कितने कार्बन परमाणु हैं जो CO2 को ग्रहण करने के बाद 3 कार्बन यौगिक अर्थात PGA बनाते हैं। अध्ययनों से पता चला कि ग्राही ये अणु एक 5 कार्बन वाला कीटोज शुगर यानी शर्करा था और यह रिब्यूलोज 1 से 5 बायोफॉस्फेट था और यानी RUBP था। और क्या आप में से किसी ने इस संभावना के बारे में सोचा था? परेशान मत होइए, वैज्ञानिकों को भी इससे जानने में बहुत समय लगा और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बहुत सारे प्रयोग किए गए जिन्हें यह भी यकीन था कि चूंकि पहला उत्पाद C3 अम्ल था अतः प्राथमिक ग्राही 2 कार्बन कंपाउंड यानी यौगिक होगा। उन्होंने पहले 2 कार्बन कंपाउंड को पहचानने के लिए कई वर्ष तक प्रयत्न किया अतः उन्होंने 5 कार्बन वाले RUBP की खोज करने में सफलता प्राप्त की। केल्विन चक्र के बारे में देखें। केल्विन तथा उसके सहकर्मियों ने पूर्ण पथ पर चला गया और बताया कि यह पथ एक चक्रीय अम्ल क्रम के संचालित होता है जिसमें RUBP पुनः उत्पादित होता है। आइए अब हम ये देखें कि केल्विन पथ कैसे संचालित होता है और शर्करा कहाँ से संश्लेषित होती है। आइए शुरू में ही हम स्पष्ट रूप से समझ लें कि केल्विन चक्र उन सभी पौधों में होता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें चाहे पथ C3 अथवा C4 अथवा कोई अन्य हो। केल्विन चक्र 3 भागों में बांटा जा सकता है। कार्बोक्सिलेशन जिसमें CO2 राइबोलोज 1 से 5 बिस्फास्फेट से योग करता है और दूसरा है अवकरण जिसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण प्रकाश रासायनिक ग्राही का NADPH की मदद से होती है। और तीसरा है पुनरुद्ध भवन जिसमें CO2 ग्राही राइबोलोज 1 से 1 और 5 बिस्फास्फेट का सिरा से निर्माण होता है तथा चक्र चलता रहता है। केल्विन चक्र को आसानी से समझने के लिए इसको 3 चरण कार्बोक्सिलीकरण यानी कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन तथा रिजरेशन में वर्णन करते हैं। तो कार्बोक्सीकरण के बारे में देखें तो CO2 के यौगिकरण से एक स्थित कार्बनिक मध्यस्थ बनता है। केल्विन चक्र में कार्बोक्सिलीकरण एक अत्यधिक निर्णायक चरण है जहां RUBP के कार्बोक्सिलीकरण के लिए CO2 का उपयोग किया जाता है। यह प्रतिक्रिया एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेश के द्वारा उत्प्रेरित होता है और जिसके परिणाम स्वरूप 3 PGA के 2 अणु बनते हैं। और चूंकि इस एंजाइम में एक ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण क्षमता भी होती है अतः यह ज़्यादा उचित होगा कि हम इस एंजाइम को RUBP कार्बोक्सिलेशन ऑक्सीजिनेस अथवा रुबिस्को कहें। और दूसरा देखें दूसरा उपचय यानी रिडक्शन के बारे में देखें तो यह प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जिसमें ग्लूकोज बनता है और इस चरण में प्रत्येक CO2 अणु के स्थिरन अणु ATP के 2 अणुओं का उपयोग फास्फोरिलेशन के लिए तथा
NADPH के 2 अणुओं का उपयोग उपपचय हेतु होता है। पथ से ग्लूकोज के एक अणु को बनाने के लिए CO2 के 6 अणुओं के यौगिकीकरण तथा चक्रणों का आवश्यकता होती है। उसके बाद हम देखें रीजेनरेशन के बारे में, यानी पुनरुद्भवन के बारे में देखें। यदि चक्र को बिना बाधा के जारी रखना है तो CO2 ग्राही अणु RUBP के पुनरुद्भवन बहुत ही आवश्यक होता है। पुनरुद्भवन के चरण में RUBP एक गठन हेतु फास्फोरिलेशन के लिए एक ATP की आवश्यकता होती है। इसलिए केल्विन चक्र में CO2 के प्रत्येक अणु को प्रवेश के लिए ATP के 3 अणु तथा NADPH के 2 अणु की आवश्यकता होती है। और प्रकाशीय अभिक्रिया के उपयोग होने वाले ATP और NADPH की संख्याओं में यह अंतर ही चक्रीय फास्फोरिलेशन को संपन्न कराने का कारण है। ग्लूकोज के एक अणु की रचना के लिए इस चक्र के 6 चक्रों की आवश्यकता होती है। यह पता करें कि केल्विन पथ के माध्यम से ग्लूकोज के एक अणु की रचना के लिए कितने ATP अथवा NADPH के अणु की आवश्यकता होती है। आपको यह बात शायद समझने में मदद करेगी। केल्विन चक्र में क्या अंतर होगा और क्या बाहर निकलता होगा। जो अंदर है 6 CO2, 18 ATP और 12 NADPH। जो बाहर निकलता है एक ग्लूकोज, 18 ADP और 12 NADP है। पथ C4 देखें तो C4 पथ जैसे कि पहले बताया गया है कि पौधे जो शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं उनमें C4 पथ होते हैं और इन पौधे में CO2 की यौगिकीकरण का पहला उत्पाद यद्यपि C4 ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल होता है और फिर इसके मुख्य जैव संश्लेषण पथ में C3 पथ अथवा केल्विन चक्र ही होता है। तब फिर से C3 पौधे से किस प्रकार से भिन्न है, यह एक प्रश्न है जिसे आप पूछ सकते हैं। C4 पौधे विशिष्ट है। इनकी पंक्तियों में एक विशेष प्रकार की शारीरिक होती है और यह उच्च ताप को सह सकते हैं। ये उच्च प्रकाश तीव्रता के प्रति अनुक्रिया करते हैं। इसमें प्रकाश श्वसन प्रक्रिया नहीं होती है और उनमें जैव भार अधिक उत्पन्न होती है। आइए इन्हें एक एक करके समझे। C3 तथा C4 पत्तियों की खरी कांट का अध्ययन करें और क्या आपने इन दोनों में कोई अंतर देखा है? क्या दोनों में एक ही प्रकार के पर्णमध्योतक है? क्या इनके संवहनीय मूलाच्छल के आसपास एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं? C4 पथ पौधे की संवहन बंडल के चारों ओर स्थित बृहद कोशिका मूलाच्छाद यानी बंडल स्थित कोशिकाएं कहलाती है और पत्तियां जिसमें ऐसी शरीर होती है जिन्हें क्रेंजी शरीर वाली पत्तियां कहते हैं। यहाँ क्रेंज का अर्थ है छल्ला अथवा घेरा। चूंकि कोशिकाओं की व्यवस्था एक छल्ले के रूप में होती है, संवहन बंडल के आसपास मूलाच्छादन कोशिकाओं की अन्य एको परतें होती है। इसमें बहुत अधिक संख्या में क्लोरोप्लास्ट होता है। इसकी मोटी भित्तियां गैस से अप्रवेशक होती है और इनके अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होती। आप C4 के पौधे जैसे मक्का अथवा ज्वार की पत्तियों का एक भाग काटो ताकि क्रेज शरीर एवं पर्णमध्योतक देख सके। अपने आसपास के विभिन्न स्पीसीज के पौधे की पत्तियां एकत्र करें और उनकी पत्तियों की खरी काट लें और सूक्ष्मदर्शी से इनके संवहन बंडल पुल के आसपास मूलाच्छादन को देखें। मूलाच्छाद को उपस्थित C4 पौधे को पहचानने में आपकी सहायता करेगा। अब चित्र 11.9 में देख सकते हैं दिखाए गए पथ का अध्ययन करें और इस पथ को हैज एवं स्लेल पथ कहते हैं। यह भी एक चक्रीय प्रक्रिया है। आइए हम चरणों को समझते हुए पथ का अध्ययन करें। CO2 का प्राथमिक ग्राही एक 3 कार्बन अणु फोस्फोइनोल पाइरूवेट यानी
PEP है और वह पर्णमध्युतक कोशिका में भी स्थिर होता है और इस यौगिकीकरण को पेप कार्बोक्सिलेश अथवा पेप केश यानी PEP नामक एंजाइम संपन्न करता है। पर्णमध्युतक कोशिका में रुबिस्को एंजाइम होती है और C4 अम्ल OA पर्णमध्युतक कोशिका में निर्मित होती है। इसके बाद ये पर्णमध्युतक कोशिका में अन्य 4 कार्बन वाले अम्ल जैसे मौलिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल बनते हैं जो कि पुलाच्छादन कोशिका में चले जाते हैं। पुलाच्छाद कोशिका में यह C4 अम्ल विघटित हो जाते हैं जिससे CO2 तथा 3 कार्बन अणु मुक्त होते हैं। 3 कार्बन अणु पुनः पर्णमध्युतक में वापस आ जाते हैं जहां यह पुनः पेप में बदला जा सकता है और इस तरह से यह चक्र पूरा होता है। पुलाच्छाद कोशिका से निकली CO2 कैल्विन पथ अथवा C3 में प्रवेश करती है। कैल्विन एक ऐसा पथ है जो सभी पौधे में समान रूप से होता है। पुलाच्छाद कोशिका रुबिस्को से भरपूर होती है परंतु पेप केश से रहित होती है। अतः मौलिक पथ कैल्विन पथ जिसके परिणाम स्वरूप शर्करा बनती है वह C3 एवं C4 पौधे में सामान्य रूप से होते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि कैल्विन पथ सभी C3 पौधे की पर्णमध्युतक कोशिकाओं में पाया जाता है और C4 पौधे में पर्णमध्युतक कोशिकाओं में यह संपन्न नहीं होता किंतु पुलाच्छाद कोशिकाओं में केवल कारगर होता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोरेस्पिरेशन के बारे में देखें। प्रकाश संश्लेषण तो आइए हम एक और प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण को जानने का प्रयत्न करते हैं जो C3 एवं C4 पौधे में महत्वपूर्ण अंतर करती है। प्रकाश संश्लेषण समझने के लिए हमें कैल्विन पथ के प्रथम चरण अर्थात CO2 स्थिरीकरण के पहले चरण के विषय में कुछ अधिक जानकारी करनी होगी और यह वह अभिक्रिया है जहां RuBP कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजित कर पिंजी के 2 अणुओं का गठन करता है और एक एंजाइम रिबुलोज बिसफोस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेश यानी RuBisCO के द्वारा उत्प्रेरित होता है। रुबिस्को नामक एंजाइम विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचुर है। आपको आश्चर्य होता है क्यों? और इसका यह अणु है कि इसकी सक्रिय जगह CO2 और O2 दोनों से संबंधित हो सकते हैं इसलिए इसे रुबिस्को कहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कैसे संभव है? जब CO2 और O2 का अनुपात लगभग समान होता है तो रुबिस्को में O2 की अपेक्षा CO2 के लिए अधिक बंधुता है। कल्पना कीजिए यदि ये ऐसा नहीं होता तो क्या होता? यह अबंधता प्रतियोगितात्मक है और O2 अथवा CO2 इनमें से कौन सा आबंध होगा यह उनकी सापेक्ष सांद्रता पर निर्भर करता है। C3 पौधे में कुछ O2 रुबिस्को से बंधित होते हैं अतः CO2 का यौगिकीकरण कम हो जाता है। यहाँ पर RuBP3 यानी PGA एक अणुओं से परिवर्तित होने की बजाय ऑक्सीजन के संयोजित होकर चक्र में एक फास्फोग्लिसरेट अणु तथा फास्फोग्लाइकोलेट का एक अणु बनाते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश श्वसन पथ में शर्करा और ATP का संश्लेषण नहीं होता बल्कि इसमें ATP के उपयोग के साथ CO2 भी निकलती है और प्रकाश श्वसन पथ में ATP अथवा NADPH का संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण के जैविक कार्य के बारे में अभी तक पता नहीं है। C4 पौधे में प्रकाश श्वसन नहीं होता। इसका कारण यह है कि इनमें एक ऐसी प्रणाली होती है जो एंजाइम स्थल पर CO2 की सांद्रता बढ़ा देती है और ऐसा तब होता है जब पर्णमध्युतक का 3,4 अम्ल पुलाच्छादन में टूटकर CO2 को मुक्त करता है जिसके परिणाम स्वरूप CO2 की अंतरकोशिकीय सांद्रता बढ़ जाती है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि रुबिस्को कार्बोक्सिलेश के रूप में कार्य करता है जिससे उसकी ऑक्सीजनेश के रूप में कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। अब आप जानते हैं कि C4 पौधे में प्रकाश श्वसन नहीं करते। अब संभवतः आप समझ गए होंगे कि इन पौधे में उत्पादकता एवं उत्पादन क्यों अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त ये पौधे उच्च ताप को भी सहन कर सकते हैं। उपयुक्त परिचर्या के आधार पर
क्या आप उन पौधों की तुलना कर सकते हैं जिसमें C3 तथा C4 पथ होते हैं? आप दी गई तालिका का उपयोग कर आवश्यकता सूचियाँ को भर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक देखें। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की दर पौधे एवं फसली पादपों के उत्पादन जानने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण कई कारणों से प्रभावित होता है जो बाह्य तथा आंतरिक दोनों ही हो सकते हैं। पादप कारणों में संख्या, आकृति, आयु तथा पत्तियों का विन्यास, पर्ण, मध्योतक कोशिका तथा क्लोरोप्लास्ट, आंतरिक CO2 की सांद्रता और क्लोरोफिल की मात्रा अधिक है आदि है। और पादप अथवा आंतरिक के कारक पौधे की वृद्धि तथा आनुवांशिक पूर्वानुकूलता का पर निर्भर करता है। और बाह्य कारक है सूर्य का प्रकाश, ताप, CO2 की सांद्रता तथा जल। पादप की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ये सभी कारक एक समय के साथ साथ ही प्रभाव डालते हैं। यद्यपि बहुत सारे कारक परस्पर क्रिया करते हैं तथा साथ साथ प्रकाश संश्लेषण अथवा CO2 के यौगिकीकरण को प्रभावित करते हैं, फिर भी प्राय इनमें से कोई भी एक कारक इस की दर को प्रभावित अथवा सीमित करने के मुख्य कारण बन जाते हैं। अतः किसी भी समय पर अनुकूलतम स्तर पर उपलब्ध कारक द्वारा प्रकाश संश्लेषण की दर का निर्धारण होगा। जब अनेक कारक कृषि यानी जैव रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो ब्लेकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स प्रभाव में आता है। और इसके अनुसार यदि कोई रासायनिक प्रक्रिया एक से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित होता है तो इसकी दर का निर्धारण उस समीपस्थ कारक द्वारा होगा जो कि न्यूनतम मान यानी मूल्य वाला होगा। अगर उस कारक की मात्रा बदल दी जाए तो कारक प्रक्रिया को सीधे प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए एक हरी पत्ती अधिकतम अनुकूलन प्रकाश तथा CO2 की उपस्थिति के बावजूद यदि ताप बहुत कम हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी। इस पत्ती में प्रकाश संश्लेषण तभी शुरू होगी यदि उसे इष्टतम ताप प्रदान किया जाए। प्रकाश के बारे में देखें, जब हम प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में लेते हैं तो हम प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की तीव्रता तथा दीप्तकाल के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। यहाँ कम प्रकाश तीव्रता पर आपतित प्रकाश तथा CO2 के यौगिकीकरण के दर के बीच एक रेखीय संबंध है और उच्च प्रकाश तीव्रता होने पर इस दर में कोई वृद्धि नहीं होती, अन्य कारक सीमित हो जाते हैं। और इससे ध्यान देने वाली रोचक बात यह है कि प्रकाश संतृप्तिपूर्ण प्रकाश के 10% पर होती है और छाया अथवा सघन जंगलों में उगने वाले पौधे को छोड़कर प्रकाश शायद ही प्रकृति में सीमाकारी कारक हो। और एक सीमा के बाद आपतित प्रकाश क्लोरोफिल के विघटन का कारण होती है जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। देखिए प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रमुख सीमाकारी कारक है। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बहुत ही कम है, इसके 0.03 और 0.04% के बीच है और CO2 की सांद्रता में 0.05% तक वृद्धि के कारक CO2 की यौगिकीकरण दर में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इससे अधिक की मात्रा लंबे समय तक के क्षतिकारक बन जाते हैं। C3 पौधे CO2 की सांद्रता के भिन्न अनुक्रिया करते हैं और निम्न प्रकाश स्थितियों में दोनों में से कोई भी समूह उच्च CO2 सांद्रता के प्रति अनुक्रिया नहीं करते। उच्च प्रकाश तीव्रता में C3 तथा C4 दोनों ही एक तरह के पादपों की प्रकाश संश्लेषण की बढ़ी दर अधिक हो जाती है। और यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि C4 पौधे लगभग 360 ULI/1 पर संतृप्त हो जाते हैं, जबकि C3 बढ़ती हुई CO2 सांद्रता पर अनुक्रिया करती है तथा संतृप्त केवल 450 U1L/-1 के बाद ही दिखती है। और अतः उपलब्ध CO2 का स्तर C3 पादपों के लिए सीमाकारी है। सच यह है कि C3 पौधे उच्चतर CO2 सांद्रता की अनुक्रिया करते हैं और इससे प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन अधिक होता है। और सिद्धांत का उपयोग ग्रीन हाउस फसलों जैसे टमाटर एवं बेल मिर्च में किया गया है और उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड में भरपूर वातावरण में बढ़ने का अवसर दिया गया है ताकि उच्च पैदावार प्राप्त हो सके। ताप के बारे में देखें,
तब अप्रकाशीय अभिक्रिया एंजाइम पर निर्भर करती है, इसलिए ताप द्वारा नियंत्रित होती है। यद्यपि प्रकाश अभिक्रिया भी ताप संवेदी है तो लेकिन उस पर ताप का काफ़ी कम प्रभाव होता है। C4 पौधे उच्च ताप पर अनुक्रिया करते हैं तथा उनमें प्रकाश संश्लेषण की दर भी ऊंची होती है, जबकि C3 पौधे के लिए इष्टतम ताप कम होते हैं। विभिन्न पौधे के प्रकाश संश्लेषण लिए इष्टतम ताप उनके अनुकूलित आवास पर निर्भर करता है। उष्णकटिबंधीय पौधे के लिए इष्टतम ताप उच्च होता है। समशीतोष्ण जलवायु में उगने वाले पौधे के लिए एक अपेक्षाकृत कम ताप की आवश्यकता होती है। जल के बारे में देखें, यदि प्रकाश अभिक्रिया में जल एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया का प्रतिक्रिया अभिकारक है, तथापि कारक के रूप में जल का प्रभाव पूरे पादप पर पड़ता है, न कि सीधे प्रकाश संश्लेषण पर। जल तनाव रंध्र को बंद कर देता है अतः CO2 की उपलब्धता घट जाती है। इसके साथ ही जल तनाव से पत्तियां मुरझा जाती है और जिससे पत्ती की क्षेत्रफल कम हो जाती है और इसके साथ उपपची प्रक्रियाएं भी कम हो जाती हैं। सारांश देखें तो पौधे अपने भोजन को प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के रंध्रों द्वारा ली जाती है और कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः ग्लूकोज यानी शर्करा एवं स्टार्च बनने में उपयोग की जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के हरे भागों मुख्यतः पत्तियों में संपन्न होती है। पत्तियों के अंतर्गत मध्योत्तर मध्योत्तक कोशिकाओं में भारी मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होता है जो CO2 के यौगिकीकरण यानी फिक्सेशन के लिए उत्तरदायी है और क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत प्रकाश अभिक्रियाएं के लिए झिल्लिकाएं वह स्थान होती है, जबकि केमोसिंथेटिक पथ स्टोमा के स्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण में 2 चरण होते हैं, प्रकाश अभिक्रिया तथा कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन। कार्बन यौगिकीकरण अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा एंटेना में मौजूद वर्णकों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा अभिक्रिया केंद्र में मौजूद क्लोरोफिल ए के अणुओं को भेज दिए जाते हैं। यहाँ पर 2 फोटो सिस्टम यानी प्रकाश प्रणाली PS1 तथा PS द्वितीय होते हैं और PS प्रथम के अभिक्रिया केंद्र में क्लोरोफिल AP 700 अणु को प्रकाश तरंगदैर्घ्य 700 nm को अवशोषित करते हैं, जबकि PS द्वितीय में एक P680 अभिक्रिया केंद्र होता है जो लाल प्रकाश को 680 nm को अवशोषित करता है। प्रकाश अवशोषण के बाद